न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बढ़ते हैं खबरों की ओर। और खबरों से पहले यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस देखनी हो जिनसे आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, आपके बच्चों की फ़ीस कम हो सकती है, आपको बढ़ते सिलेंडर के दामों में कमी लग सकती है या बढ़ते पेट्रोल के दामों से फ़ायदा हो सकता है, तो आप अवश्य लड़ाई झगड़े की बहस देखें। वरना खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बढ़ते हैं खबरों की ओर। अयोध्या में पुलिस ने बीजेपी विधायक के बेटे पर मारपीट करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि जिले के खंडासा थाना क्षेत्र के रामनगर गांव के श्याम बहादुर सिंह की शिकायत पर फैजाबाद के कोतवाली शहर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सिंह ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि सोमवार को देर रात जब वह फैजाबाद के रोडवेज बस स्टेशन पर खड़े थे, तब एक सफेद एसयूवी गाड़ी वहां पहुंची और 4 लोगों ने उस वाहन से बाहर आकर उन पर हमला किया और उन्हें बेरहमी से पीटा। सिंह के अनुसार उनमें से एक ने उन पर पिस्तौल तान दी और गोली मारने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वाहन को रुदौली से बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव का पुत्र आलोक यादव चला रहा था। सिंह ने आरोप लगाया कि उन लोगों ने रुपयों से भरा बैग भी छीन लिया, जिनमें से करीब 1 लाख रुपए नकद और कुछ दस्तावेज थे। उन्होंने बताया कि जब वह मदद के लिए चिल्लाए और जनता इकट्ठी हुई तो वह भाग गए। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की जद में आ गई। सिंह ने अपनी प्राथमिकी में यह भी कहा है कि यदि उनके साथ या उनके परिवार के साथ कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए रुदौली विधायक रामचंद्र यादव जिम्मेदार होंगे। गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी ने बुधवार को कहा कि जिन लोगों को गुजरात के स्कूलों की शिक्षा पसंद नहीं है, उन्हें आलोचना करने के बजाय अपने बच्चों को प्रमाण पत्र लेकर जिस राज्य या देश में जाना पसंद है वहां चले जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री राजकोट में एक स्कूल भवन का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में कई स्कूल के छात्रों के अभिभावकों ने भाग लिया। गुजरात में सरकारी स्कूल की गुणवत्ता के बारे में आम आदमी पार्टी की आलोचना के लिए परोक्ष रूप से निशाना साधते उन्होंने कहा कि गुजरात में रहे और पले बड़े लोग अब स्कूल की शिक्षा के मामले में अन्य राज्यों को बेहतर पाते हैं। वाघाणी ने कहा कि कुछ लोग गुजरात में रहे, यहीं पले बड़े, उनके बच्चे यहाँ पढ़े, उन्होंने यहाँ कारोबार किया, लेकिन अगर आपको कोई और राज्य या देश बेहतर लगे तो आप अपने बच्चे को प्रमाण पत्र लेकर वहाँ चले जाए। मंत्री ने कहा कि मैं विरोध करने की मानसिकता रखने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर उन्हें लगता है कि यहाँ सब कुछ खराब है तो एक पल के लिए भी इंतजार न करे। उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार के उपाय सुझाए जा सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिससे माता पिता और छात्र बेबस महसूस करें। भारत के श्रेष्ठ संस्थानों में 6 पाठ्यक्रम को बुधवार को जारी विषय आधारित QS रैंकिंग में विश्व के शीर्ष 100 में शामिल किया गया है। भारत का सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंसेज फॉर डेंटिस्ट्री है, जिसने 18वीं रैंक हासिल की है, जबकि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यूनिवर्सिटी धनबाद ने दूसरा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का रैंक हासिल किया है। लंदन आधारित QS ने कहा कि श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान की योजना शुरू किए जाने के लिए 4.5 साल बाद इसके विश्वविद्यालय ने वैश्विक मंच पर अपनी एक पहचान बना ली है। इस रैंकिंग में विश्व के 100 शीर्ष शिक्षण संस्थानों में 4 ने अपनी रैंक बढ़ाई है, जबकि 2 कार्यक्रम पिछले साल अपने अकादमिक प्रदर्शन को लेकर शीर्ष 100 से बाहर हो गए हैं। कुल मिलाकर 35 भारतीय कार्यक्रमों में शीर्ष 100 स्थान हासिल किया है, जो 2021 के सत्र से 10 अधिक है। पश्चिम बंगाल की बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के बैठने वाले छात्रों के एक वर्ग ने अपने उत्तर पत्रों में एक लोकप्रिय राजनीतिक नारा लिखा है। इसके मद्देनजर अधिकारियों ने फैसला किया कि जो परीक्षार्थी 12वीं कक्षा की परीक्षा में इस प्रकार के राजनीतिक नारे लिखेगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। राज्य में इस समय 12वीं कक्षा की परीक्षाएं चल रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोजित कक्षा 10 के लिए माध्यमिक शिक्षा परीक्षक ने पाया कि कई छात्रों ने अपने उत्तर पत्रों पर खेला होबे नामक सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का एक राजनीतिक नारा लिखा है। राज्य में 10वीं कक्षा की परीक्षाएं पिछले महीने आयोजित हुई थी। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, जो उच्च माध्यमिक परीक्षा का आयोजन करती है, उसने कहा है कि 12वीं कक्षा की परीक्षा में यदि कोई उम्मीदवार उत्तर पत्रों पर राजनीतिक संदेश या चित्र लिखता है तो उस उम्मीदवार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन का पहला सत्र जून जबकि दूसरा सत्र जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। राष्ट्रीय एजेंसी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पहला सत्र 21, 24, 25 और 29 अप्रैल तथा 1 और 4 मई 2022 को आयोजित होने वाले था। अब यह 20 से 29 जून तक आयोजित किया जाएगा। इसी तरह दूसरा सत्र जो 24 से 29 मई तक होना था, अब 21 से 30 जुलाई के बीच आयोजित किया जाएगा। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ने उम्मीदवारों से प्राप्त कई अभ्यावेदन के आधार पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मेन के पहले और दूसरे सत्र की तारीखों को फिर से निर्धारित करने का फैसला किया है। यह दूसरी बार है जब इस महत्वपूर्ण परीक्षा के पहले सत्र के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। पिछले महीने भी एनटीए ने इसे पुनः निर्धारित किया था क्योंकि इसकी तिथियां कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के साथ टकरा रही थी। वहीं मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं नीट इस वर्ष 17 जुलाई को आयोजित होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बुधवार को ऐलान किया है। नीट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन बुधवार से शुरू हो गया। एनटीए ने यह भी बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए परीक्षा जेईई मेन जून और जुलाई में आयोजित की जाएगी। राजस्थान में रमजान में बिजली कटौती नहीं करने के आदेश पर हुए विवाद और फिर कनेक्शन निकाले जाने के बाद अब ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि रमजान ही नहीं, होली, दीपावली, नवरात्रा, शिवरात्रि, धार्मिक मेलों, शोभा यात्राओं में भी बिजली विभाग बिना रुकावट बिजली सप्लाई सुनिश्चित करता है। जब से हमारी सरकार ने बजट में 100 यूनिट उपभोग पर 50 यूनिट तक फ्री बिजली, दिन में कृषि बिजली, 8 साल के पेंडिंग कनेक्शनों को 2 साल में उपलब्ध करवाने जैसी घोषणाएं की है, तब से भाजपा और पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। ये बार बार बिजली को लेकर झूठ फैलाते हैं जिससे जनता में भ्रम की स्थिति बने, लेकिन ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। पार्टी ने कहा कि बिजली विभाग अति आवश्यक सेवाओं वाला विभाग है। हमारे बिजली कर्मचारी हर मौसम, हर त्योहार और कोरोना महामारी तक के समय अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, जिससे आम लोगों को अधिक से अधिक समय बिजली उपलब्ध करवाई जा सके। त्योहारों जैसे होली, दीपावली, ईद, प्रकाश पर्व, क्रिसमस, नववर्ष आदि से कई दिनों पूर्व ही विभाग पूरी तैयारी करता है कि इन खास मौकों पर बिजली आपूर्ति में कोई परेशानी न आए। यदि कोई तकनीकी परेशानी आए तो उसे जल्द से जल्द दूर किया जा सके। आईपीएल में बुधवार को कोलकाता और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले में सीजन का अपना पहला मैच खेल रहे पैट कमिंस ने तहलका मचा दिया। उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में 56 रन बना दिए। 16वें ओवर में तो उनके बल्ले से 35 रन निकले। उनका स्ट्राइक रेट 373.33 का था। इस कंगारू खिलाड़ी ने मैच में 4 चौके और 6 छक्के लगाए। उनकी 56 रन की पारी में 52 रन चौके छक्के से आए। कमिंस ने अर्धशतक तो सिर्फ 14 गेंदों में बना दिए थे। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के इस खिलाड़ी ने केएल राहुल के 4 साल पुराने रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। राहुल ने 2018 आईपीएल में पंजाब की ओर से खेलते हुए दिल्ली के खिलाफ 14 गेंदों पर 50 जमाई थी। यह आईपीएल इतिहास का सबसे तेज 50 है। कमिंस ने भी मुंबई के खिलाफ 14 गेंदों में 50 लगाए। अपनी बेहतरीन डांसिंग स्टाइल की अलग पहचान रखने वाले जितेंद्र आज 80 साल के हो चुके हैं। जितेंद्र ने श्रीदेवी और जयप्रदा के साथ 1960-90 के बीच कई हिट फिल्में दी है। जितेंद्र ने नवरंग फिल्म से कैरियर की शुरुआत की, लेकिन उन्हें बड़ा ब्रेक दिलाया फर्ज फिल्म ने। जितेंद्र इतने फेमस हुए कि उनके पहने हुए कपड़ों को भारतीय बाजारों में बेचा जाने लगा। अभिनय के साथ जितेंद्र ने प्रोडक्शन हाउस से भी मोटी कमाई की, लेकिन फिल्में प्रोड्यूस करते हुए जितेंद्र 2 बार दिवालिया होने की कगार पर भी आ गए। हर बार कंगाली से निकलकर जितेंद्र ने दमदार वापसी की और 1512 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।